कैसे हैं आप सभी? हमारी जो एमपीजीके की क्लासेस है इसमें 4 क्लासेस हो गई है। आज की जो है 5वें नंबर की क्लास होने वाली है। हमारी जो एमपी की जियोग्राफी है वो कल से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। कल उसका पहला लेक्चर हो गया है और आज उसका दूसरा लेक्चर होने वाला है। और यदि इस परीक्षा धाम की किताब में देखें तो 5वें नंबर का लेक्चर है और हमारी कक्षा भी 5वें नंबर की ही है। इसको हम स्टार्ट करते, देखिए यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। और अभी थोड़ा सा क्या है, अप्लाइड क्वेश्चंस आ रहे हैं। अभी सीधे सीधे प्रश्न उतने नहीं बन रहे, जैसे आपने कैमूर भांडेर वाला जो प्रश्न देखा होगा प्रीलिम्स 2024 का, ये जो प्रश्न है तो उसमें जिसने पूरी थ्योरी पढ़ी होगी, आसपास की पर्वत श्रृंखला उसको पता होगी, वही व्यक्ति सही आंसर तक पहुंचेगा। क्योंकि जो ऑप्शन थे बहुत ही घुमावदार थे और एक दूसरे से रिलेट होने वाले थे ऑप्शन, ठीक है। यहाँ हम स्टार्ट करते हैं। हमको मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएं पढ़नी है। तो यहाँ पे मैप दिया है, इससे एक छोटा सा ओवरव्यू लग जाएगा कि कौन सी पर्वत श्रृंखला कहाँ है, वो चीज़ें स्थिति क्लियर हो जाएगी। जैसे देखो ये सिगार चोटी अवस्थिति दिख रही होगी, ये मालवा वाला क्षेत्र है। तो सिगार चोटी मालवा की सबसे ऊंची चोटी 881 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, ये पूरी, इसमें यहाँ विंध्याचल श्रेणी है, मध्य में भांडेर और पूर्व में कैमूर श्रेणी है। तो हमको ये पता है कि मध्य की पूछे तो भांडेर आएगी और पूर्व की पूछे तो कैमूर। फिर सद्भावना चोटी, देखो चोटी क्या होती है, किसी भी पर्वत की सबसे ऊंचा जो पॉइंट है, पीक पॉइंट है, वो चोटी कहलाती है। इस चोटी का नाम है सद्भावना चोटी। किसकी है? भांडेर की है। उसके बाद में यहाँ गोपाचल पर्वत है, ग्वालियर में गोपाचल पर्वत आएगा। यहाँ पे सतपुड़ा है, ये पूरा राजपीपला पश्चिम है, महादेव मध्य है और मैकाल पूर्व का है। ये मैकाल अर्धचंद्राकार है और अमरकंटक इसकी चोटी है। महादेव की चोटी धूपगढ़ है और राजपीपला की चोटी चूलगिरी है। तो ये एक ओवरव्यू हो गया है मध्य प्रदेश की जो पर्वत श्रृंखला है उसका। यहाँ विस्तृत रूप से दिया हुआ है, हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे विंध्याचल पर्वत श्रेणी से स्टार्ट करते। तो एक तो विंध्याचल है, बीच वाला भाग भांडेर और पूर्व वाला कैमूर है। अब इन्होंने बोला है विंध्याचल ये पश्चिमी भाग है, इसके अंतर्गत मांडू, असरफी पहाड़ी, वांचू पॉइंट, काकड़ी बरड़ी, सलकनपुर और भीमबेटका आते। यहाँ से प्रश्न बनेगा। जैसे सतपुड़ा में आपने देखा होगा पचमढ़ी पूछा था, तो पचमढ़ी से सीधा सीधा क्लियर है कि महादेव जो है, महादेव पर्वत, वहाँ पे पचमढ़ी है। अब आपको यदि सतपुड़ा की उसमें अन्य चोटियों के भी नाम दिए हो तो उससे कोई मतलब नहीं। यदि एग्जैक्ट बिंदु कोई है, कोई स्थान है, वहाँ का कोई स्थल बहुत प्रसिद्ध है, तो सही उत्तर वही होगा। ये भी 2023 के प्रीलिम्स का प्रश्न है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। इस तरह से एक प्रश्न आया था, फिर बहुत डिबेट हुई थी कि ये क्वेश्चन डिलीट होगा, इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए, लेकिन आयोग ने जो पहले माना था वही आखिरी में माना, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ था। तो अभी सतपुड़ा से प्रश्न आ गया, अभी विंध्याचल है, तो विंध्याचल के बारे में अभी सारी स्थिति क्लियर कर लीजिए कि ऐसा कोई प्रश्न आता है तो हमारा गलत ना हो। विंध्याचल पश्चिमी भाग है, हमको पता है। अब इसके अंतर्गत क्या आता है वो देख लो। मांडू जो धार में है वो आ जाएगा, असरफी की पहाड़ी आ जाएगा, वांचू पॉइंट आ जाएगा, काकरी बरड़ी, सलकनपुर, ये काकरी बरड़ी इंदौर वाले क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, सलकनपुर सीहोर में आएगा और भीमबेटका रायसेन जिले में आएगा। तो ये पश्चिमी क्षेत्र है। उसके बाद भांडेर, भांडेर विंध्याचल का मध्य भाग है, हमको पता है। और इसके अंतर्गत सद्भावना चोटी आती है जो दमोह में स्थित है, 752 मीटर। इसे गुडविल चोटी भी कहते हैं। देखो 5 और 2 को योग कर दो तो 7 हो जाता है, इसलिए 752 मीटर दमोह में सद्भावना चोटी या गुडविल चोटी। कैमूर क्या है? विंध्याचल का पूर्वी भाग है, स्पष्ट है, मैप में भी अभी देखा था, ये पूर्वी भाग है। इसके अंतर्गत त्रिकुट पर्वत मैहर, ठीक है, इसके अंतर्गत त्रिकुट पर्वत मैहर, गिद्धराज पर्वत, सतना आते हैं। और ये केन नदी का उद्गम स्थल है। केन कैमूर श्रेणी यमुना और सोन के बीच जल विभाजक का काम करता है। इसमें क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले कैमूर में याद रखना है कि विंध्याचल का पूर्वी भाग है, ये क्लियर है हमको। फिर इसके अंतर्गत त्रिकुट पर्वत, अब वो बोलेगा त्रिकुट पर्वत किस जिले में आता है, तो मैहर स्वयं एक जिला बन चुका है, तो त्रिकुट पर्वत जो है मैहर जिले में आता है। गिद्धराज पर्वत कहाँ आता है, तो सतना में। सतना में नरो हिल्स भी है और गिद्धराज पर्वत सतना में आता है।
फिर बोलेगा केन नदी का उद्गम किस पर्वत श्रेणी से है, तो केन से कैमूर, यहाँ क कॉमन है, ठीक है। कैमूर और केन का उद्गम, तो केन नदी का उद्गम कैमूर पर्वत श्रृंखला से होता है। और ये जो कैमूर श्रेणी है, दो नदियों के बीच जल विभाजक है। अब इन नदियों के नाम में आपको कंफ्यूज किया जाएगा, यह यमुना और सोन है। यहाँ आपको गंगा भी दे सकता है और नर्मदा भी दे सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। यमुना और सोन के बीच जल विभाजक का ये काम करता है। यसो याद रखना, ठीक है इसको, यसो। कैमूर श्रेणी यसो, तो य से यमुना और सो से सोन, इसके बीच जल विभाजक का काम करता है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, यहाँ से प्रश्न आया है और हमेशा आता है। पश्चिम में राजपीपला है, मध्य में महादेव है और पूर्व का भाग मैकाल है। राजपीपला की बात करें तो पश्चिमी भाग है। इसका विस्तार गुजरात और मध्य प्रदेश में बुरहानपुर दर्रे तक है। देखो जो बुरहानपुर जिला है, जो बुरहानपुर दर्रा आता है, वहाँ तक सतपुड़ा का जो पश्चिमी भाग है वो मिलता है। और दो स्टेट है, गुजरात और मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र नहीं लगाना है क्योंकि बुरहानपुर के दक्षिण में भी महाराष्ट्र है, तो हम सोचे महाराष्ट्र में भी इसका भाग मिलता है। और ना ही राजस्थान लगाना है, ना ही छत्तीसगढ़। यदि राजपीपला की बात आए तो मात्र गुजरात है और फिर एमपी, ये दोनों में अपना जो क्षेत्र है साझा करता है। इसके अंतर्गत अखरानी की पहाड़ी, बड़वानी की पहाड़ी, मथवार की पहाड़ी, बीजागढ़ की पहाड़ी, ग्वालीगढ़ हिल्स और असीरगढ़ की पहाड़ियाँ है। असीरगढ़ की पहाड़ियाँ बुरहानपुर में ही आती हैं। पश्चिम से शुरू करेंगे तो अखरानी, बड़वानी, मथवार, बीजागढ़, ग्वालीगढ़ हिल्स और असीरगढ़। इस राजपीपला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो चूलगिरी है। किस जिले में है, बड़वानी में। देखो राज किसका रहता है, बड़े बड़े लोगों का राज रहता है, ठीक है। चूलगिरी, इसकी चोटी सबसे ऊंची 12-15 मीटर इसकी चोटी है, इस चोटी की ऊंचाई है। इस श्रेणी में स्थित असीरगढ़ को दक्कन का प्रवेश द्वार या दक्षिण का प्रवेश द्वार कहते हैं। आपसे यदि कभी पूछ ले कि असीरगढ़ सतपुड़ा की किस श्रेणी में है, तो राजपीपला जो सबसे पश्चिम है, राजपीपला श्रेणी में असीरगढ़ है। आपको मध्य या पूर्वी श्रेणी नहीं लगाना है, राजपीपला लगाना है जो सबसे पश्चिमी है। महादेव की बात करें तो सतपुड़ा का मध्य भाग है। इसका विस्तार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में खंडवा से सिवनी तक है। देखो राजपीपला की हमने जो बात की थी तो गुजरात और मध्य प्रदेश में था। अब महादेव की बात कर रहे तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। प्रश्न आएंगे तो ऐसे ही आएंगे, ये की टर्म है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद जिला याद रखना है, खंडवा से सिवनी, क्योंकि बुरहानपुर दर्रे तक राजपीपला था। बुरहानपुर के बाद जो खंडवा रहेगा, खंडवा से सिवनी तक महादेव पर्वत श्रेणी का विस्तार है। इसमें धूपगढ़, पचमढ़ी, चौड़ागढ़, नंदीगढ़, काली भीति, बैतूल की पर्वत चोटियाँ आती है। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है और मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी, यही प्रश्न बना था। सीधे सीधे धूपगढ़ दिया है महादेव की, जबकि राजपीपला की चूलगिरी थी, 1215 मीटर उसकी ऊंचाई थी और बड़वानी जिले में वो चोटी थी। ये भी बात वहाँ पे क्लियर थी। आगे मैकाल के बारे में बताया है। ये जो मैकाल है सबसे पूर्वी भाग है, सतपुड़ा का पूर्वी भाग है। इसका विस्तार मध्य प्रदेश के सिवनी से छत्तीसगढ़ है। अभी हमने क्या देखा था कि मध्य प्रदेश के खंडवा से लेकर सिवनी तक, खंडवा से लेकर जो सिवनी है वहाँ तक महादेव श्रेणी थी। अब सिवनी से ही आगे की श्रेणी स्टार्ट होगी, तो मध्य प्रदेश के सिवनी से छत्तीसगढ़ तक मैकाल का विस्तार है। इसका पूर्व सीमा, जो पूर्वी सीमा अर्धचंद्राकार है। इसके अंतर्गत अमरकंटक, किरार घाटी और अचानकमार भी आते हैं। कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, अमरकंटक, किरार घाटी और अचानकमार। मध्य प्रदेश में स्थित मैकाल की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है और छत्तीसगढ़ में स्थित मैकाल की सर्वोच्च चोटी बदरगढ़ है। दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। वो ऐसा बोल रही कि जो मैकाल श्रेणी है, तो हम मध्य प्रदेश, अपना मध्य प्रदेश है और पश्चिमी राज्य छत्तीसगढ़ है, तो हमारे यहाँ जो मैकाल श्रेणी है इसकी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। लेकिन छत्तीसगढ़ के पास बात करें तो इसमें इस मैकाल की सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़ है। उसकी ऊंचाई कितनी है, 1176 मीटर। ये बातें हैं, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। उसको 2 से 3 बार रिपीट करके यही क्लियर किया। बिल्कुल कन्फ्यूज़न वाली सिचुएशन यहाँ नहीं होनी चाहिए। मध्य प्रदेश की प्रमुख चोटियों के बारे में बताया है। तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी ये भी धूपगढ़ है 1350, क्योंकि पश्चिम में राजपीपला की चूलगिरी है, फिर बीच में महादेव की जो धूपगढ़ है और पूर्व में अमरकंटक की जो मैकाल है, तो उसमें से धूपगढ़ 1350 मीटर ही सबसे ऊंची चोटी है। मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची अमरकंटक 1067 मीटर।
फिर छत्तीसगढ़ में मैकाल की अभी मैंने बताया बदरगढ़, जो अपने यहाँ का मैकाल है 1067 मीटर, इससे अधिक है। कभी स्टेटमेंट में क्वेश्चन बन जाए कि जो मैकाल पर्वत श्रृंखला है उसका विस्तार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 2 राज्यों में है, तो छत्तीसगढ़ में इसकी ऊंचाई मध्य प्रदेश की तुलना में अधिक है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 1176 मीटर ऊंचाई है जिसका नाम बदरगढ़ है, और मध्य प्रदेश में 1067 मीटर ऊंचाई है जिस चोटी का नाम अमरकंटक है। राजपीपला श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी चूलगिरी है 1215 मीटर, और ये बड़वानी जिले में, ये भी अभी ऊपर ही बताया मैंने ऊपर वाले पेज में आपको। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी, मैंने कहा था बुंदेलखंड के बाबा सिद्ध बाबा, तो बाबा कैसे सिद्ध है 1172 मीटर। 11 वर्ष की आयु में उन्होंने साधना शुरू की थी और 72 वर्ष की आयु में उन्होंने साधना पूरी कर ली थी और वो सिद्ध हो गए थे 1172 मीटर। मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार चोटी, कितने मीटर 881 मीटर, किस जिले में इंदौर जिले में। मालवा के अंतर्गत ही इंदौर जिला आता है, 881 मीटर सिगार। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, विंध्याचल हमने देखा था सबसे पश्चिमी भाग था, उसके बाद में भांडेर था और फिर क्या था कैमूर था, तो पीबी के याद रखना, ठीक है। कभी कंफ्यूजन हो तो पीबी के याद रखना है। यहाँ विंध्याचल है जो पश्चिम में, वीबी के याद रखना, विंध्याचल भांडेर और कैमूर। तो इसकी सद्भावना या गुडविल थी 752 मीटर और ये दमोह में थी, ये भी बताया था। मध्य भारत पठार या ग्वालियर चंबल पठार की सबसे ऊंची चोटी टोंगरा जो श्योपुर में है 430 मीटर और 1411 फीट, ये भी हमारी थ्योरी में कंप्लीट हो गया था। कुल मिला के आपका रिवीजन हो गया होगा। यहाँ नदियों के बारे में बताया है, जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है और सतपुड़ा, इसके बीच कौन सी नदी बहती, नर्मदा। फिर सतपुड़ा और नीचे अजंता है, यहाँ कौन सी नदी बहती, ताप्ती। अजंता श्रेणी किस स्टेट में आती, अजंता महाराष्ट्र में आती है। बाकी जो सतपुड़ा और विंध्याचल किस स्टेट में आती, मध्य प्रदेश में, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है, ठीक है। आगे देखते, यहाँ कुछ बिंदु दिए हुए अन्य। गिद्धराज पर्वत के बारे में मैंने बोला था कि सतना में, फिर सतना में कहाँ है, रामनगर तहसील के देवराज नगर में। कभी तहसील पूछ ले तो रामनगर है और उसके भी देवराज नगर में है गिद्धराज पर्वत। भोपाल शहर 5 पहाड़ियों पे बसा हुआ है, उन पहाड़ियों के नाम सुन लीजिए। श्यामला, न्योरी, अरेरा, कटारा और ईदगाह, ये पहाड़ियों पे बसा है। नरो हिल सतना जिले में है जो अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, धूपगढ़, कितनी ऊंचाई है 1350 मीटर, और किस जिले में है, होशंगाबाद जिले में है, पचमढ़ी में, होशंगाबाद में धूपगढ़ 1350 मीटर। लांजी हिल्स कहाँ है, बालाघाट में। लम्हेटा हिल्स जबलपुर में, इसको, ये बहुत महत्वपूर्ण है लम्हेटा हिल्स, शायद इसे कुछ महत्व का स्थल भी घोषित किया गया है। यहाँ पर शायद राष्ट्रपति जी का आगमन भी हुआ था। गोपाचल पर्वत पर ग्वालियर किला है, गोपांचल पर्वत पर ग्वालियर किला है। मैकाल रेंज में सबसे अधिक खनिज मिलते हैं, देखिए मैकाल रेंज ये सतपुड़ा का भाग है। सतपुड़ा में मैंने आपको बोला है कि सबसे पश्चिम की बात करें तो राजपीपला है, उसके बाद में महादेव है और पूर्व में मैकाल है। तो जो मैकाल रेंज है इसमें सर्वाधिक खनिज मिलते हैं। त्रिकुट पर्वत, मैहर, मैहर खुद एक जिला बन गया है। शारदा माता का मंदिर यहाँ पर है। भारत के राजस्थान में मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत का नाम आता है। देखिए हिमालय का भी नाम आता है, लेकिन हिमालय मध्य प्रदेश में नहीं है। हिमालय की अवस्थिति भारत के संदर्भ में आएगी। मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो विंध्याचल पर्वत का नाम है, राष्ट्रगान में आता है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी में चूना पत्थर के अधिक भंडार है, जिससे यहाँ सीमेंट फैक्ट्रियों का विकास हुआ है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी की बात कर रहे तो चूना पत्थर आ गया, और मैकाल रेंज की बात करें तो सर्वाधिक खनिज आ जाएंगे। मैकाल रेंज में सर्वाधिक खनिज, विंध्याचल में चूना पत्थर के अधिक भंडार मिलते। हमारी जो पर्वत श्रृंखला वाला टॉपिक है वो टॉपिक हमारा क्लियर हो गया है, कंप्लीट हो गया है। आगे मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना के बारे में दिया है, इसको भी देख लेते हैं। देखो इसमें क्या है, आपको नक्शा याद होना चाहिए। आपको एक बार यदि नक्शा याद है तो फिर कुछ नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। आप जब भी प्रैक्टिस करो इस मैप को बना के प्रैक्टिस करना, इसीलिए पहले के 3-4 दिन ही मैंने आपको बोला था कि नक्शे बनाओ। बहुत सारे बच्चों ने बना के भी भेजे थे और वाकई में उन्होंने प्रैक्टिस की थी, तो वो प्रैक्टिस अब आपको रिवीजन के तौर में बदल जाएगी। तब आपने प्रैक्टिस की, अब आपका रिवीजन चलेगा। फिर आप जब बार बार इन चीज़ों को देखो तो चीज़ें बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगी, आपको ये जो नक्शे हैं आपके दिमाग में छप जाएंगे।
भूगर्भिक संरचना में आर्कियन शेल है, धारवाड़ है जिसमें धात्विक खनिज मिलेंगे, कडप्पा क्रम की चट्टानें, विंध्यन चट्टानें, गोंडवाना जो कोयले के लिए प्रसिद्ध है, दक्कन ट्रेप की चट्टानें, लावा वाली जो मिट्टी मिलेंगी हमको, टर्शियरी युग की चट्टानें हमारे यहाँ। ये पूरा नक्शा है, यहाँ सारी चीज़ें क्लियर है। देखिए दक्कन ट्रेप जो क्रिटेशियस काल में बनी थी, ये जो मालवा वाला क्षेत्र है ये पूरा दक्कन ट्रेप का है। उसके बाद ग्वालियर श्रेणी और ये जो बिजावर श्रेणी है, ये दोनों एक ही है, एक ही तरह की चट्टानों का ये बना हुआ है। ये आर्कियन चट्टानें जो सबसे पुरानी चट्टानें, इसमें कोई जीवाश्म नहीं मिलेगा क्योंकि सबसे पहले बनी है, तब जीव जंतु भी नहीं आए थे। तो ये आर्कियन चट्टानें। यहाँ गोंडवाना चट्टानें देखिए, यहाँ पे सीधी सिंगरौली वाला क्षेत्र और यहाँ बैतूल शाहपुर सारनी वाला क्षेत्र जो यहाँ पे कोयला मिल रहा है, ये गोंडवाना वाला क्षेत्र। फिर ये धारवाड़ वाला क्षेत्र, मैकाल रेंज में मैंने बोला था सबसे अधिक खनिज मिलते हैं, तो धारवाड़ चट्टानें पाई जाती है, धात्विक खनिज अधिक मिलेंगे। ये विंध्यन चट्टान वाला पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये बिजावर श्रेणी है और ये ग्वालियर श्रेणी है। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो पूरा ओवरव्यू हो गया। यदि आपको नक्शा याद रहे तो चाहे जैसा प्रश्न आए आप एलिमिनेट करके उसको रिलेट करके आप बता पाओगे कौन सा खनिज कहाँ मिलेगा। आर्कियन चट्टानों की बात करते तो ये सबसे प्राचीन चट्टानें हैं। अब देखो इसीलिए इसमें जीवाश्म का अभाव है, क्योंकि बहुत प्राचीन है, तब जीव जंतु थे नहीं, तो जीवाश्म का अभाव है। इन चट्टानों का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। मुझे एक बात बताओ, सबसे प्राचीन मतलब सबसे पहले आपका क्या आता है, प्रीलिम्स आता है, देन मेंस आता है और फिर आता है इंटरव्यू। ठीक है, तो ये सबसे प्राचीन चट्टान है। तो किस प्री देना पड़ेगा आपको पहले प्रीलिम्स, तो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, बस यही से याद रख लो। आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण के कारण इसमें नीस और सिस का निर्माण हुआ है। अब किसके रूपांतरण से, आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से नीस और सिस का निर्माण हुआ है। बुंदेलखंड नीस सबसे पुरानी नीस है। अब यहाँ पे समझो, ये आर्कियन चट्टानें हैं, ये पूरी, ये बुंदेलखंड वाला ही क्षेत्र है, इसीलिए हमने क्या बोला है कि बुंदेलखंड नीस सबसे पुरानी नीस है। बुंदेलखंड के पठार विशेषतर टीकमगढ़, निवाड़ी, पूर्वी दतिया, पूर्वी शिवपुरी में पाया जाता है। जो पूर्वी वाले क्षेत्र है उनमें जीवाश्म का अभाव है और बहुत प्राचीनतम चट्टान है। आर्कियन चट्टान सबसे पुरानी चट्टान है। ध से धारवाड़, ध से धात्विक खनिज। तो आर्कियन चट्टानों के अपर्दन और निक्षेपण से धारवाड़ बनी। जो आर्कियन है जैसे उसमें अपर्दन और निक्षेपण होगा, उसके बाद धारवाड़ी चट्टानें बनेंगी। अत्यधिक रूपांतरित है और इसमें भी जीवाश्म का अभाव है। ये सकोली, जबलपुर, चिल्पी, बालाघाट और सौसर छिंदवाड़ा में मध्य प्रदेश के 3 क्षेत्रों में पाई जाती है। 3 जिले आपको याद रखना, उसमें चिल्पी याद रखना बालाघाट, सकोली याद रखना जबलपुर और सौसर छिंदवाड़ा में। इनमें प्रमुख खनिज कौन सा है, मैग्नीज पाया जाता है। मैग्नीज एक धात्विक खनिज है। इसका नामकरण किसके नाम पर हुआ, कर्नाटक का एक गांव है धारवाड़, उसके नाम पर हुआ। आंध्र प्रदेश का कुडप्पा आता है, ठीक है, आंध्र प्रदेश का कुडप्पा आता है, लेकिन धारवाड़ कर्नाटक का है। सर्वाधिक खनिज पाए जाने के कारण इन चट्टानों को समृद्ध चट्टानें कहते हैं। तो समृद्ध चट्टानें किसे कहा जाता है, धारवाड़ चट्टानों को समृद्ध चट्टानें कहा जाता है। कडप्पा चट्टानों के बारे में दिया है। हीरा बहुत सुना होगा, हीरा पहनने की बहुत तमन्ना भी होगी आपकी, तो आपको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि जो कडप्पा क्रम की चट्टानें, इनमें हीरा पाया जाता है। मुख्यतः खनिज हीरा होता है और आंध्र प्रदेश के कडप्पा गांव के नाम पर हुआ है। ठीक है, इसको आप कैसे याद रखोगे, हीरे की चाह में कोई भी इंसान अंधा हो जाता है। वो नहीं देखता है कि मुझे किस तरह हीरा पहनना है, फिर वो पैसा कहाँ से आ रहा है, किस तरह इनकम होनी चाहिए। आपको बस हीरा चाहिए तो उसके लिए रिसोर्सेस तो लगेंगे, धन तो लगेगा। तो आप हीरे की चाह में बिल्कुल अंधे हो गए हो। तो अंधे से आंध्र प्रदेश का कडप्पा गांव है, वहाँ से इसका नामकरण किया गया है। तो जब आंध्र प्रदेश का कडप्पा आएगा तो सीधे सीधे धारवाड़ का क्या आएगा, धारवाड़ का जो है कर्नाटक का धारवाड़ आएगा, जो धारवाड़ चट्टानों के लिए प्रसिद्ध रहेगा। तो इसमें कहीं से कहीं तक कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ना ही प्रश्न गलत होगा। ये बिजावर श्रेणी पन्ना, सतना, छतरपुर और ग्वालियर श्रेणी में पाया जाता है। कडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपर्दन से हुआ है। देखिए सबसे पहले आर्कियन था, आर्कियन के बाद धारवाड़ आया, धारवाड़ के बाद में कडप्पा आया। तो जैसे जो पुरानी बेस चट्टान है, जैसे इसका अपर्दन होगा दूसरी चट्टान का रूप ले लेगा, फिर उस चट्टान का अपर्दन होगा, फिर वो तीसरी चट्टान का रूप ले लेगा। तो इस तरह इन चट्टानों में रूपांतरण होता है और नई चट्टानें बनती चलती। विंध्यन क्रम की चट्टानों के बारे में देखते, कुडप्पा चट्टानों के बाद इन चट्टानों का निर्माण हुआ और ये परतदार चट्टानें, ठीक, एक परत के रूप में पाई जाती है।
मध्य प्रदेश में कैमूर भांडेर और सोन श्रेणी में पाई जाती है। कैमूर भांडेर विंध्यान का ही पूर्वी भाग है। इन चट्टानों में बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, चूना पत्थर और संगमरमर के भंडार होते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सीमेंट उद्योग का विकास इन्हीं चट्टानों के आसपास हुआ है। देखिए, ये जो चीनी मिट्टी है, चूना पत्थर है, फिर यहीं से क्या होता है, सीमेंट उद्योग विकसित होते हैं। तो सीमेंट उद्योग यदि विकसित हो रहे तो इन्हीं के आसपास ये सारी चट्टानें पाई जाएगी, वहीं पर तो सीमेंट उद्योग की संभावना रहेगी और फिर उद्योग लगाए जाएंगे। आगे दक्कन ट्रेप की चट्टानें हैं। तो जो क्रिकेटियस युग है उसमें ज्वालामुखी क्रियाएं हुई थी और इसके फलस्वरूप किन चट्टानों का निर्माण हुआ, दक्कन ट्रेप की चट्टानें। इसको बेसाल चट्टानें भी कहते हैं और ये पश्चिमी मालवा में पाई जाती है। और यहाँ लिख लेना, काली मिट्टी का समृद्ध क्षेत्र होता है। काली मिट्टी इन्हीं चट्टानों की देन है, ये इसके अपरदन से काली मिट्टी बनती है। तो इन चट्टानों में बॉक्साइट, स्फटिक और डोलोमाइट अपरदन से काली मिट्टी बनती है। 3 तत्वों की बात आपको करनी है, बॉक्साइट, स्फटिक जिसको क्वार्ट्ज कहते हैं और डोलोमाइट, ये इसमें पाए जाते हैं और उसके अपरदन से काली मिट्टी बनती। ये दक्कन ट्रेप की चट्टानें हो गई। यहाँ गोंडवाना चट्टानों के बारे में बताया है। तो गोंडवाना में क्या है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से लेकर जोरेसिक युग तक की चट्टानों का निर्माण अधिक हुआ है। ये पेंच घाटी, सोन घाटी, जबलपुर और बघेलखंड में पाई जाती है। जो जबलपुर वाला क्षेत्र है, बघेलखंड वाला क्षेत्र है, पेंच घाटी और सोन घाटी, कोयला गोंडवाना चट्टानों में पाया जाता है। जब हमने ऊपर नक्शा देखा था तभी मैंने आपको बताया था कि गोंडवाना चट्टानें मतलब वहाँ कोयला दिखेगा। एक जो सीधी सिंगरौली वाला क्षेत्र और एक बैतूल शाहपुर वाला क्षेत्र, दोनों आपको लोकेट करके बताए थे। टर्शियर चट्टानों में नवीन चट्टानें, और ये नदी घाटी में नर्मदा और सोन घाटी में पाई जाती, मतलब नवीन चट्टानें, इसका अभी निर्माण हो रहा है। यहाँ देखिए कुछ तथ्य दिए हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए हैं। पन्ना की हीरे की खानें बिजावर श्रेणी में और कुछ अल्प मात्रा में अपर विंध्यन श्रेणी में पाई जाती है। पन्ना के हीरे की खानें, वैसे हीरे के लिए हमने देखा था कडप्पा, जिसका नाम जो है आंध्र प्रदेश के कडप्पा गांव के नाम पर किया गया है। प्रदेश में आर्कियन युग की चट्टानों से संगमरमर प्राप्त किया जाता है। यह आर्कियन युग की चट्टानें सबसे पुरानी जिसमें जीवाश्म का अभाव होता है। पन्ना जिले की भोगन नदी से हीरे प्राप्त किए जाते हैं। हमने जो पिछला वाला लेक्चर किया था उसमें भी बताया था कि भोगन नदी कहाँ है, पन्ना जिले में, और वहाँ से क्या मिलता है, हीरे मिलते हैं। मैंने कहा था पन्नी में हीरे बनने लगे थे। मैंने ये आपको बताया था कि भोगन, भोगन मतलब गन, गन मतलब बंदूक, और बंदूक की गोली किस में रखी, पन्नी में, और गोली से क्या बन गए, हीरे बन गए। मझगवा पन्ना, हिनोता पन्ना और कोटरिया सतना, ये हीरे की खान है। यहाँ से प्रश्न आपसे ऐसे पूछेगा जैसे मझगवा हीरे की खान किस जिले में है, तो पन्ना जिले में, ठीक है। गवा मतलब गांव, गांव में पन्नी लेकर आप घूम सकते हो इस तरह। हिनोता, नोता भी पन्ना में, पन्नी में क्या थे, पन्नी में हीरे थे। और नोता मतलब न्योता होता है ना, किसी को आपको न्योता देने जाना है तो पन्नी में अक्षत रखते, अक्षत चावल की बनती है तो पन्नी में अक्षत रखते। अक्षत की जगह आपके पास क्या था, हीरा था, तो न्योता देने गए आप पन्नी लेकर, कहाँ पे, गांव में। तो मझगवा, पन्ना, हिनोता, तो जो हिनोता है और मझगवा है ये पन्ने की खान है। उसके बाद कोटरिया सतना में, ठीक है। रिया, रिया में कैसा है, सत नहीं है, सत नहीं है रिया में, याद रखना, बहुत झूठी है रिया, इस तरह आपको याद रखना। तो कोटरिया सतना हीरे की खान है। कुड़प्पा शैल के ग्वालियर उपक्रम क्षेत्र के निचले भाग को पार और ऊपरी को मोरार कहते हैं। कुड़प्पा शैल की बात कर रहे हैं, मैंने ग्वालियर उपक्रम बताया था और एक नीचे रीवा पन्ना के आसपास का क्षेत्र बताया था, बोला था इन दोनों एक ही शैल समूह से बने। इसको कैसे याद रखोगे, बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि मोरार का है, पार का है। मोरार से मुरैना याद रखो, मुरैना आपको पता है, मुरैना ऊपरी भाग में है, तो ऊपरी भाग कौन सा है, मोरार, फिर निचला भाग कौन सा हो जाएगा, पार। बस पिक्चर यही क्लोज हो जाती है। उसके बाद भूवैज्ञानिक संरचना के युग और प्रमुख शैल समूह एक नज़र में, कुल मिलाकर इन्होंने टेबुलर फॉर्म में दिया है जितनी भी थ्योरी थी उसका। ऐसा है कि जो नवीन युग है उसको एल्यूविनियम शैल समूह उसमें मिलते हैं। जो प्लिस्टोसिन है उसमें पुरातन एल्यूविनियम और लेटेराइट। लोअर इओसिन या अपर क्रिटेशियस में दक्कन ट्रेप और अंतर ट्रेपियन। क्रिटेशियस का हमने दक्कन ट्रेप पढ़ाई है। लोअर क्रिटेशियस मध्य ट्रिएसिक में ऊपरी गोंडवाना शैल समूह। लोअर ट्रिएसिक अपर कार्बोनिफेरस में लोअर गोंडवाना शैल समूह। जो कैम्ब्रियन युग है उसमें अपर विंध्यन शैल समूह।
लेट प्री कैम्बियन में लोअर विंध्यान शैल समूह या कडप्पा जो है, अर्ली प्री कैम्बियन में धारवाड़ और तुल्य शैल समूह, और आर्कियन युग में ग्रेनाइट और सीस। सबसे पहली जो चट्टान पड़ी थी वो आर्कियन युग की ही थी। ग्रेनाइट नीस ये बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में अपने यहाँ मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। तो ये 2 टॉपिक हमारे हो गए हैं। अभी के लिए 2 टॉपिक पर्याप्त है, क्योंकि बहुत सारे इसमें फैक्ट है, मैप है, प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। तो थोड़ा थोड़ा खाओ, लेकिन उसको पचाते हुए खाओ, ठीक है। अगला लेक्चर अगले दिन आपको मिल जाएगा। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए, उसका समय से आपको रिप्लाई मिल जाता है। चलिए, थैंक यू सो मच।